हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूं पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल 23, 24, 25, 26, 27, 28। इन सभी आर्टिकल्स को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को। सभी लोग एक बार फटाफट से जुड़ जाएं एंड फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल 22 को फिनिश किया था और आर्टिकल 22 में हम लोगों ने देखा था कि आर्टिकल 22 क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है किसके खिलाफ? अरेस्ट और प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ। तीन तरह के आपको प्रोटेक्शन प्रदान किए गए हैं कि आप अपने गिरफ्तारी का कारण जान सकते हैं। दूसरा, आपको गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर किसी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और तीसरा, आप अपना डिफेंस अपने पसंद के वकील के द्वारा क्या कर सकते हो? आप रख सकते हो अपना पक्ष अपने वकील के पसंद के वकील के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 ये बात है करता है किसकी? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार की। और शोषण के विरुद्ध अधिकार में जो आर्टिकल 23 ये क्या कहता है? आर्टिकल 23 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बेगर। यानी ये कहता है कि जो आपका बलात्श्रम, मानव दुर्व्यापार और बेगार निषेध होगा। बेगार क्या होगा? निषेध होगा। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं फोर्स्ड लेबर की, बलात्श्रम की, बलात्श्रम का मतलब क्या होता है? आपका काम करने का मन नहीं, आपसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, दैट इज फोर्स्ड लेबर। सर, व्हाट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग? ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या? मानव दुर्व्यापार का मतलब क्या है? मनुष्य का, बच्चों का किस सामान की तरह, गुड्स की तरह क्या करना? सेल परचेज करना। ठीक है कि आ जाओ, ये 1 लाख में ले जाओ, 2 लाख में ले जाओ, है ना? ऐसे। बेगार, बेगार का मतलब क्या होता है कि आप किसी से काम करवा रहे, विदाउट मनी, विदाउट पैसे आप किसी से क्या कर रहे हैं? काम करवा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बेगार। ये जो बेगार है, ये तीनों दोस्तों क्या है? आपका प्रोहिबिट है, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि आपका जबरदस्ती आपसे कोई काम नहीं लिया जा सकता अगर आपका काम करने का मन नहीं है तो। दूसरा, आपका मनुष्यों का गुड्स की तरफ व्यापार नहीं हो सकता है ना? ये प्रोहिबिटेड होगा। और तीसरा, कि आपका बेगार, बेगार जो है यानी कि वो भी क्या होगा? आपका प्रोहिबिटेड होगा। इस चीज को आप याद रखेंगे दोस्तों। लेकिन यहां पर भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन जैसे साश्रम कारावास होता है ना? साश्रम कारावास होता है। साश्रम कारावास का मतलब क्या? जब जेल जब किसी व्यक्ति को देखते हैं, जो आपका जेल भेजा जाता है, कहते हैं कि आपका जो है जेल जो है साश्रम कारावास है आपका। यानी कि आपको काम, हाँ, बॉन्डेड लेबर, एक तरह से बंधुआ मजदूरी है ना, वो भी प्रोहिबिटेड है इसके तहत, है ना? किसके तहत? आर्टिकल 23 के तहत आपका बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर, है ना, वो भी एक प्रकार का क्या है? बेगर है, बेगार के रूप में ही आता है, तो वो भी आपका प्रोहिबिटेड है। याद रखिएगा दोस्तों, पहला एक तो सश्रम कारावास, यानी कि सश्रम कारावास दिया जा सकता है क्योंकि वो आपके पनिशमेंट का पार्ट है, वो आपके दंड का हिस्सा है, इसलिए उसे दिया जा सकता है। साथ ही अगर स्टेट चाहे तो, कंपल्सरी सोशल या मिलिट्री वर्क के लिए प्रावधान बना सकती है।
बना सकती है। कहेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ समझ में नहीं आया, थोड़ा सा आप समझाइए, है ना। इसका मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए कहीं पर भूकंप आया, कहीं पर सुनामी आया, कहीं पर कोई ऐसा नेचुरल हजर्ड आया, यानी प्राकृतिक आपदा कहीं पर आई, ठीक, वहां पर स्टेट ये प्रोविजन बना सकती है कि जो जितने भी लोग हैं सभी क्या करेंगे, जाकर इसमें मदद करेंगे, इसमें हेल्प करेंगे लोगों की। ये एक प्रकार का सोशल वर्क है, यानी कि ऐसे सामाजिक कार्य के लिए आपका मैंडेटरी प्रोविजन बना सकती है कि सभी लोगों को क्या करना है, उसमें जाकर क्या करना है, हिस्सा लेना है, लोगों की जाकर मदद करनी है, हेल्प करनी है लोगों की, सभी लोगों को। वहां पर कि हमारे साथ पोस्ट लेबर हो रहा है, नो, क्योंकि आर्टिकल 23 आपका अब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है, इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, इसके भी एक्सेप्शंस हैं। क्योंकि अगर स्टेट चाहे तो मैंडेटरी सोशल एंड मिलिट्री वर्क के लिए क्या कर सकती है, प्रोविजन बना सकती है। आप उस समय ये नहीं कह सकते कि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, नो। कहीं पर भूकंप आता, कहीं पर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कहीं पर बाढ़ आ गया, कहीं पर सुनामी आ गया, तो वहां पर ये स्टेट कह सकती है कि यहां पर जो लोग हैं उनको क्या करना है, जाकर अलग अलग क्षेत्रों से लोग जाकर क्या करेंगे, वहां पर मदद करेंगे लोगों की, ठीक है। तीसरी बात, जैसे मान लेते हैं कि कहीं पर हमारे देश का किसी के साथ युद्ध हो जाए, ठीक है, सेना, भारतीय सेना काफी मजबूत है, काफी मतलब मान लेते हैं काफी स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी अगर उस सेना के पास मान लीजिए हमारी सेना कम पड़ रही है, वहां पर सरकार ये कह सकती है कि सभी जितने भी लोग हैं वो क्या करेंगे, जाकर मिलिट्री, जाकर उस सेना में, उस लड़ाई में क्या करेंगे, हिस्सा लेंगे, जितने भी लोग हैं। आप कहेंगे उस समय की क्या मेरे साथ सर क्या हो रहा है, मेरे साथ सर क्या हो रहा है, मेरे साथ फोर्स्ड लेबर हो रहा है सर, बलात् श्रम हो रहा है, तो नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते इसके खिलाफ कि सर हमारा काम करने का मन नहीं सर, फिर भी हमसे क्या कहा जा रहा है कि युद्ध लड़ो जाकर, सर मेरा मन नहीं है फिर भी हमको भेजा जा रहा है सर, बलात् श्रम हो रहा है हमारे साथ। सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आपका अब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है, राज्य अगर चाहे तो आपके कंपलसरी मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस के लिए क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। यानी कि राज्य अगर चाहे तो यह भी कानून बना सकती है कि हर भारतीय नागरिक को 3 साल 5 साल सेना में सेवा देना पड़ेगा, ऐसा भी प्रावधान बना सकते हैं। आप उस समय यह नहीं कह सकते कि हमारे फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है, वायलेशन। फर्स्ट एक्सेप्शन रिपीट सब, जैसे अनूप मान लेते हैं आपने कोई क्राइम किया, कोई आपने अपराध किया, और जब अपराध के खिलाफ जब आप जाते हैं कोर्ट में, आपको आपके ऊपर जब मतलब सारा सुनवाई हुआ कोर्ट में, तो कोर्ट आपके मामले को जांच करके पूरा आपको दंड सुनाती है, और दंड सुनाती है कि आपका क्या होगा, आपको सश्रम कारावास दिया जाता है ना। सश्रम कारावास का मतलब क्या होता है कि आपको कारावास में भी क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। मतलब कि आप कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बनाएंगे, कुछ ना कुछ जेल के अंदर उत्पाद तैयार करेंगे, है ना, प्रोडक्ट्स, यानी जिसे बोलते हैं सश्रम कारावास, ठीक है। तो आप उस समय ये नहीं कह सकते कि हमारा काम करने का मन नहीं है फिर भी हमसे जेल में काम लिया जा रहा है, क्यों, क्योंकि वो आपके पनिशमेंट का पार्ट है, तो आपको दिया जा सकता है ना। क्लियर, बिल्कुल। प्रतिभा आपको क्या समझ में नहीं आया, आर्टिकल 23 देखिए प्रतिभा क्या कहता है कि एक तो फोर्स्ड लेबर का, फोर्स्ड लेबर यानी कि बलात् श्रम का, बलात् श्रम का मतलब क्या, जिससे जबरदस्ती कोई काम करवाना। दूसरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनुष्यों का सामान की तरह खरीद बिक्री करना। और तीसरा बेगार, बेगार यानी कि विदाउट मनी, बिना पैसे के आपसे काम करवाना, जैसे बंधुआ मजदूरी होता है, बॉन्डेड लेबर होता है, आपको पैसा नहीं दिया जाता, आपको काम करवाया जाता है आपसे, है ना। तो वो सब क्या होगा, वो सब प्रोहिबिटेड होगा, वो सब क्या होगा, आपका प्रतिबंधित होगा, निषेध होगा। लेकिन एक्सेप्शन है यहां पर कि आपसे जेल में आपसे काम लिया जा सकता है, क्योंकि वो आपके पनिशमेंट का पार्ट होता है। और दूसरा कि राज्य, राज्य जो है स्टेट है, कंपलसरी मैंडेटरी सोशल एंड मिलिट्री सर्विस के लिए प्रोविजन बना सकती है। आप उस समय मना नहीं कर सकते कि नहीं हमारा जो आर्टिकल 23 है उसका वायलेशन होगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। क्लियर हो गया सभी को, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी, सभी को समझ में आया। आगे चला हम लोग आर्टिकल 24 की बात करें, यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो बताइए।
आगे चलें, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। आर्टिकल 24 बात करता है किसकी? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, या फिर जिसे हम कहते हैं बाल श्रम का निषेध। बाल श्रम का निषेध। देखिए ये जो बाल श्रम का निषेध है ना, ये एक सेल्फ एग्जीक्यूटरी फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। बाल श्रम का निषेध अधिकार, बाल श्रम का निषेध, इसको लागू करने के लिए ध्यान से अब मेरी बात को सुनिएगा। इसको लागू करने के लिए पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, हिंदी में आपको लिखना है, लिख लीजिएगा। बाल श्रम निषेध एवं विनियमन, बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 में 1986 में बनाया गया। और इस कानून में यह प्रावधान किया गया कि अप टू जो 14 ईयर चाइल्ड है, 14 ईयर चिल्ड्रन, अप टू 14 ईयर चाइल्ड, इनसे आप नॉन हजार्डस वर्क ले सकते हैं। नॉन हजार्डस वर्क आप ले सकते हैं जो 14 साल के बच्चे हैं, यानी कि उनके ऐसे बिना जोखिम वाले जो काम है वो ले सकते हैं। सर बिना जोखिम वाला काम जैसे किसी शॉपिंग, कोई मतलब आपका दुकान है, किराना स्टोर है, वहां पर ऐसे काम ले सकते हैं। 0 से 14 वर्ष के बच्चे, उनसे आप काम ले सकते हैं। कहां पर? किराना दुकान पर। बाबू 1 किलो चावल दे दो, 1 किलो तेल दे दो, 1 किलो गेहूं दे दो, 1 किलो आटा दे दो, तो बच्चा नाप के दे रहा है, ठीक। दूसरा और भी ऐसे नॉन हजार्डस वर्क, जैसे कोई ढाबा आप लोग समझते हैं ना, होटल, तो वहां पर क्या हो सकता है? वहां पर 0 से 14 वर्ष के बच्चों को काम, ये कौन सी बात कर रहे हैं? 1986 में जो बना था कानून, उसमें यह प्रावधान किया गया कि 0 से 14 वर्ष के बच्चों से, जो 14 ईयर तक के जो बच्चे हैं, उनसे आप क्या कर सकते हैं? मिठाई की दुकान पे, किराने की दुकान पे, ढाबे की दुकान पे, ढाबे पर क्या कर सकते हैं? काम ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही दोस्तों यहां पर दूसरा कहा कि जो 14 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं, 14 साल से 18 साल तक के जो बच्चे हैं, 18 ईयर के बीच के जो बच्चे हैं, इनको क्या किया जा सकता है? इनसे हजार्डस वर्क भी ले सकते हैं। इनसे हजार्डस, इसके मतलब कोई भी वर्क ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का काम ले सकते हैं, एनी वर्क, एनी टाइप ऑफ वर्क इनसे करवा सकते हैं। बट इनके काम को क्या किया जाएगा? इनके मतलब ये जो 14 ईयर से जो 18 ईयर के जो चिल्ड्रन है, इनको रेगुलेट करेगी सरकार, इनको रेगुलेट करेगी। इनको गवर्नमेंट क्या करेगी? इनको रेगुलेट करेगी, इनको रेगुलेट किया जाएगा, इनको विनियमित किया जाएगा, ठीक है। यानी चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 ने क्या कहा कि अगर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, 14 वर्ष तक के बच्चों से आप कोई भी बिना जोखिम वाला काम ले सकते हैं, जिसमें खतरा नहीं है, याद रखिएगा। और जो आपका 14 से 18 वर्ष के बीच का जो बच्चा है, उससे आप कोई भी काम लेंगे तो उसको सरकार क्या करेगी? उसको रेगुलेट करेगी। उसको क्या करेगी? रेगुलेट करेगी, यानी कि उसको विनियमित करेगी। लेकिन ये दोस्तों अब बताइए, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हम लोगों ने पढ़ा आर्टिकल 21A। अभी थोड़ा सा केजीएस बाबू, थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप। हमने पढ़ा आर्टिकल 21A, और आर्टिकल 21A में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि स्टेट 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रदान करेगी। आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21A कहता है स्टेट शुड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू 6 to 14 ईयर चिल्ड्रन, 6 to 14 ईयर चिल्ड्रन। और साथ ही साथ यहां पर राज्य ने यह कानून बनाया है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट
कि 14 वर्ष तक के बच्चों से आप नॉन हजार्डस वर्क ले सकते हैं, यानी बिना जोखिम वाला काम ले सकते हैं। तो सर आप क्या कर रहे हो, एक तरफ बच्चों को कह रहे हो काम करो, और दूसरी तरफ आप क्या कह रहे हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो बच्चे स्कूल में आपको कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। दोनों एक दूसरे का क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। यानी आर्टिकल 23 यही आर्टिकल 21 को क्या कर रहा है, 21 ए को वायलेट कर रहा है, क्योंकि एक तरफ यह कह रहा है कि 14 वर्ष तक के बच्चे से आप कोई भी काम ले सकते हैं, साथ ही साथ आर्टिकल 21 ए क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे। भाई या तो इसको बदलिए या उसको बदलिए, कुछ तो करना पड़ेगा आपको। तो किसको बदलना ज्यादा सही रहेगा, उसको या इसको, बताइए। आप लोगों को पता होना चाहिए ना किसको बदलना सही। पिछला वाला जो मतलब आर्टिकल 21 है उसको बदल दें, नहीं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अब फ्री और कंपलसरी एजुकेशन नहीं मिलेगा, या फिर इसको बदला कि भैया 14 वर्ष तक के बच्चों से आप कोई भी काम नहीं ले सकते हो क्योंकि उसको पढ़ना है स्कूल में जाके। तो 24 को क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। और 24 में चेंज हुआ दोस्तों, इसके लिए एक अमेंडमेंट हुआ, किसमें, इसी कानून में, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन, इस कानून में संशोधन किया गया। प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट, रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी इस कानून में संशोधन हुआ कब, 2016 में। और इसमें 2016 में संशोधन करके क्या कहा गया कि भाई साहब अप टू 14 ईयर चिल्ड्रन, यानी कि 14 साल तक के अगर कोई बच्चे हैं तो उससे आप कोई भी काम नहीं लेंगे, नो वर्क, कोई भी प्रकार का काम नहीं लेंगे, ठीक। और दूसरा कि 14 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं, 18 वर्ष के जो चिल्ड्रन हैं, इनसे आप सिर्फ नॉन हजार्डस वर्क ले सकते हैं, सिर्फ आप नॉन हजार्डस वर्क ले सकते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप गैर जोखिम वाला कार्य, बिना जोखिम वाला काम ले सकते हैं, जोखिम भरा कार्य नहीं ले सकते। यानी कि इसको कारखाने में कोई ऐसा जोखिम भरा उद्योग है वहां पर आप इससे काम नहीं ले सकते, हाँ ढाबे पर, दुकानों में, है ना, यहां पर आप क्या कर सकते हैं, काम ले सकते हैं, ठीक है। ये इसमें ये कानून है, इस कानून में संशोधन हुआ है ना, संविधान में नहीं बल्कि इस कानून में संशोधन हुआ है राहुल, है ना, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट। वो जो पिछला कानून था उसमें संशोधन कर दिया और कहा गया कि भैया 14 साल तक के बच्चों से आप कोई काम नहीं लेंगे, और जो 14 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उससे आप बिना जोखिम वाला काम ले सकते हैं, ठीक है। आशिम वो वायलेशन है आर्टिकल 23 का, उस बच्चे के आर्टिकल 24 का वायलेशन है, ठीक है, अगर उसके साथ ऐसा हो रहा है तो, ठीक है। चलिए खैर हम लोग बात करते हैं इसके आगे, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। यहां पर भी क्या है, अब मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा करता है, अगर कोई ऐसा कराता है, मान लीजिए कि जैसे अभी क्या कहता है, आसिम खान ये कह रहा है कि कोई सर हमने देखा कि एक व्यक्ति जो है वो करवा रहा था ऐसा, है ना, ठीक है। तो इसके लिए क्या पनिशमेंट हो सकता है सर, 14 से अप टू 14 ईयर चिल्ड्रन से आप कोई भी काम नहीं ले सकते हैं, कोई भी काम नहीं ले सकते हैं। तो 14 से पहले क्या लिखा है सर, वही तो लिखा है। अब मान लीजिए कि अगर आप कोई ऐसा कराता है, मान लीजिए कोई 14 साल से कम उम्र के बच्चे से कोई काम कराता है, या फिर 14 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चे से कारखाने में काम लेता है, तो इसके लिए दंड क्या है, दंड दोस्तों क्या है, अप टू मतलब 6 माह से 6 मंथ से 2 साल तक जेल, 6 मंथ से 2 साल तक जेल, और दूसरा 50,000 रुपए तक जुर्माना, 50,000 रुपए तक जुर्माना। यानी कि अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है तो उससे 6 महीने या 2 साल तक क्या करेंगे, 6 महीने से 2 साल तक उसे जेल भेज सकते हैं, और साथ ही साथ उसके ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा सकते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है समझ में। नहीं 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों से काम, मतलब इसमें कहा गया 14 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, नॉन हजार्डस वर्क कर सकते हैं। यानी कि उनको अगर मान लीजिए कोई अपना पारिवारिक व्यापार है, मतलब कि नॉन हजार्डस वर्क यानी कि किसी दुकान में काम कर सकते हैं,
किसी ढाबे पर काम कर सकते हैं। क्लियर? आया समझ में? तो वो वायलेशन है शिवम, आप उसके खिलाफ कंप्लेंट करिए। जो भी वहां पर जो भी लेबर ऑफिसर होता है उनके खिलाफ जाकर कंप्लेंट करिए, उनके खिलाफ एक्शन ली जाएगी, उनको जेल भेजा जा सकता है, उनके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है ना? मतलब अगर चाइल्ड काम नहीं करे तो सर यहाँ पर छोटे छोटे 5 साल 10 साल का लड़का काम करता है, काम उनसे नहीं होना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए। अगर कोई करा रहा है तो उसके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं, उन बच्चों को वहां से छुड़ा सकते हैं, है ना? हाँ, वो अगर शुभम मान लीजिए कोई अगर 14 से 18 साल का बच्चा, वो अगर कहता है कि नहीं हमें फैक्ट्री में काम दे दो, हाँ, या उसका परिवार वाला भी जबरदस्ती कहता नहीं तुम जाओ फैक्ट्री में जाकर काम करो, खतरनाक वाला काम है वो करो, तो बच्चे को कुछ नहीं होगा। जिसने उसको काम पे जिसने उसको काम पे रखा है उसको भी सजा होगी। साथ ही साथ अगर उसके माँ बाप ने उसको जबरदस्ती भेजा कि नहीं बेटा जाकर खान में काम करो, तुम कारखाने में काम करो, भले वो खतरनाक काम, अगर उसके माँ बाप ने जबरदस्ती भेजा तो उसके माँ बाप को भी सजा होगी। काम देने वाले को तो सजा होगी, जो काम करवा रहा है उसको तो सजा होगी ही होगी। साथ ही साथ माँ बाप ने अगर जबरदस्ती उसको भेजा बच्चे को कि नहीं तुम्हें जाकर काम करना है, हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा काम नहीं करोगे तो, अगर बच्चा खुद भी इच्छुक हो तो भी नरेंद्र सिंह जी, बच्चे के जिसने उसको काम पर रखा है ना उसको सजा होगी, अगर बच्चा खुद इच्छुक है तो। ठीक, क्लियर? हाँ, रेगुलर हो जाएगी, इस वीक से आपकी रेगुलर हो जाएगी क्लास। ठीक है, क्लियर? हाँ वो तो है। नहीं, बच्चे चाहे तो किसी को भी कैसे फंसा सकते हैं विशाल, बच्चे को कोई काम पर ही नहीं रखे। अगर आप इतने समझदार, आप बच्चे को काम पर नहीं, काम अगर करवा रहे हैं तो फंसाएंगे बच्चे, बिल्कुल फंसाएंगे अगर उससे काम करवा रहे हैं तो। ठीक है, अभी यार अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब अभी हम बात करेंगे, वो आर्टिकल 25 है ना। केजीएस थोड़ा सा पैसेंस रखो तुम, अभी तुम ना क्या है, तुम एक दो स्टेप आगे चलते हो हमेशा, एग्जाम से पहले होगा हफ्ता। किसी का कोई डाउट और यहां तक चलिए, लेकिन यहां पर देखिए अब ये जो आपका आर्टिकल 24 है ये भी आपका अब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि ये भी आपका पूर्ण फंडामेंटल राइट नहीं है। यानी क्या है, इसका आपका एक्सेप्शन, अपवाद है। कहेंगे सर क्या अपवाद है इसका, क्या ये भी अब्सोल्यूट नहीं है? नहीं, बिल्कुल ये भी अब्सोल्यूट नहीं है, इसका भी क्या है, अपवाद है। कहेंगे सर इसका क्या अपवाद है? इसका अपवाद है पहला, ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री, बच्चे से काम लिया जा सकता है। यानी कि जैसे टीवी उद्योग, टीवी फिल्म उद्योग, टीवी और फिल्म उद्योग, इसमें जो है बच्चों से काम लिया जा सकता है। ठीक है, लाइक अब देखते हैं रियलिटी शो में एकदम छोटे छोटे बच्चे जाकर डांस करते हैं, डांस इंडिया डांस में छोटे छोटे बच्चे देखते हैं पूरा एकदम जबरदस्त धमाका करते हैं, छोटे छोटे बच्चे एकदम बढ़िया गाना गाते हैं रियलिटी शोज में आके, है ना। सीरियल्स में, फिल्म में आप देखते हैं छोटे छोटे 14 साल के कम उम्र के बच्चे क्या करते हैं, अगर काम करते हैं वहां पर। कहेंगे सर वो कैसे करते हैं? फिर वो तो आर्टिकल 24 का वायलेशन हुआ। लेकिन दोस्तों हमारे संविधान में एक्सेप्शन कहा गया है, एक्सेप्शन ये है कि ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री यानी टीवी और फिल्म उद्योग में ये जो बच्चे हैं ये काम कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उसके साथ उसका पढ़ाई बाधित ना हो, यानी जो उसका स्कूल का टाइम है उस समय आप काम नहीं ले सकते, इससे स्कूल के आवर में काम नहीं ले सकते। स्कूल के समय में जिस समय उसका स्कूलिंग टाइम है उसके अलावे आप उससे क्या करिए, जो भी गाना गवाइए, डांस करवाइए, सीरियल में काम करवाइए, फिल्म में काम करवाइए, चलेगा, लेकिन स्कूल आवर में नहीं। अगर आप करते हैं ऐसा तो फिर आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। साथ ही साथ बच्चों से कहां पर काम नहीं ले सकते आप? सर्कस, क्योंकि सर्कस में काम करना, सर्कस में काम करने का मतलब आप खतरनाक काम कर रहे हैं, सर्कस में जो एक्टिविटी होती है, तो किसी बच्चे से आप सर्कस में काम नहीं ले सकते। ठीक है ना, क्लियर? दूसरा, कोई पारिवारिक दुकान है, फैमिली शॉप है, पारिवारिक दुकान है,
फैमिली बिजनेस है, पारिवारिक व्यापार है, वहां पर आप काम ले सकते हैं। यानी फैमिली बिजनेस, फैमिली शॉप। मान लीजिए कि कोई पेरेंट है, उसका किराना का दुकान है, ठीक है, परचून का दुकान है। बच्चा स्कूल से आया, और बच्चा स्कूल से आया, वो आकर जैसे स्कूल से आया अपना पढ़ी के, उसके माँ बाप ने, बाबू इधर आओ, हाँ बताइए बाबू, हम दोनों ना जा रहे हैं मार्केट, जा रहे हैं थोड़ा सा सामान लाने के लिए दुकान का, तब तक ना 2 घंटा तुम दुकान पे बैठो, दुकान को तुमको 2 घंटा देखना है। स्कूल का आवर के बाद वो बच्चा आता है, तो उसके बाद उसके माँ बाप कहते हैं, तो वो उस समय अगर वो 14 साल से, मतलब 14 साल से अगर मतलब कम का भी है, तो वो अपना दुकान पे बैठ सकता है, दुकान अपना हैंडल कर सकता है, देख सकता है। उस पर आपका दल बदल, वहां पर उस पर आपका ये जो मतलब आर्टिकल 24 का वायलेशन नहीं माना जाएगा उसको। दोस्तों, इसके बाद की अगर बात करते हैं तो दूसरा, जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की है, उसकी मम्मी क्या करती है, सिलाई बुनाई का काम करती है, सिलाई का काम करती है, ठीक है, मतलब सिलाई वगैरह करती है, कुर्ती वगैरह सलवार ये सब सिलती है। बच्चे स्कूल से आए, आई नाश्ता उस्ता करके अपना खेलने के लिए जा रही है बच्ची। बच्ची की माँ बोलती है, बाबू इधर आओ ना, इसमें थोड़ा सा बटन लगा दो ना, इसमें या इसमें थोड़ा सा हुक लगा दो ना इस कपड़े के अंदर, तो ये काम करवा सकते हैं। ये मतलब जो फैमिली बिजनेस है कोई, उसमें ये आपका अपवाद है, ये एक्सेप्शन है आपका। लेकिन इसमें भी क्या है कि आपका स्कूल आवर के दौरान नहीं होना चाहिए। स्कूल आवर के दौरान यानी कि जो आपका स्कूल आवर है उसके दौरान आपका नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा स्कूल जा रहा है, माँ बाप बोले हाँ आज स्कूल मत जाओ, आज क्या कहते हैं तुमको दुकान संभालना, हम लोग जा रहे हैं किसी रिलेटिव के यहाँ फंक्शन में, अगर ऐसा पाया जाता है तो फिर एक्शन लिया जा सकता है। याद रखेंगे इस चीज को। क्लियर? हाँ जी मुकेश लोथिया जी, ठीक है, क्लियर। नहीं नहीं, रिलेटिव के यहाँ नहीं, अपने फैमिली में, ठीक है, रिलेटिव नहीं, रिलेटिव कराएंगे तो उनको सजा दे देंगे फिर। चलिए खैर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताइए, फिर हम चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। यहां तक लिखो। चला, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और उसमें सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या कहता है? नहीं तो फिर भी आप नहीं कर सकते हैं ऐसा, बच्चे से काम नहीं करवा सकते हैं। पढ़ने का इच्छुक नहीं हो तो आप कोई बात नहीं, आप उससे काम नहीं ले सकते उस तरह, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 25, याद रखिएगा ये बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइन, फ्रीडम ऑफ कंसाइन एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ एनी रिलीजन। लेकिन यहां पर भी क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद क्या है, पहले आप इसे लिख लीजिएगा। किसी भी धर्म, किसी मतलब अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म में किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता। अभी आप इसको समझिएगा, एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता।
इसका भी एक्सेप्शन है। क्या क्या एक्सेप्शन है? पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके आगे। तो ये कहता है कि किसी भी आपको क्या अंतःकरण की स्वतंत्रता है, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। और उसके बाद लिखा है कि किसी धर्म को मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यानी कि पहले तो अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण का मतलब क्या, आपको किसी भी धर्म को मानना है, मतलब आपको लगता है कि आप इंटरनल फ्रॉम द योर मतलब फ्रॉम योर सोल आपने एक बार पहले डिसाइड कर लिया कि अच्छा हाँ मैं हिंदू हूं, या मैं मुस्लिम हूं, या मैं सिख हूं, या फिर मैं ईसाई हूं, या फिर मैं एक एथीस्ट हूं, ठीक है। मतलब कि आपको क्या धर्म को मानना आवश्यक, किसी भी धर्म को मतलब मानना आवश्यक, तो याद रखिएगा नहीं। अगर आपको लगता है ये धर्म वगैरह होता ही नहीं है कुछ, तब बिल्कुल ये मान सकते हैं कि कोई धर्म नहीं है, बिल्कुल कह सकते हैं देयर इज नो रिलीजन, आपको इसका भी अधिकार है। दूसरी बात, आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि यस यू आर हिंदू, या यस यू आर मुस्लिम, या फिर आप सिख हैं, या फिर आप ईसाई हैं, एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया, फाइनल कर लिया, तो उसके बाद आपको क्या होता है, उसके बाद आपको किसका अधिकार है, आपको उस धर्म को मानने का, उस धर्म के जो भी मतलब फिलॉसफी हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। आप उसको क्या कर सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं। यानी कि अगर हिंदू धर्म में कहता है कि आप जलाभिषेक करिए, आप कांवर निकालिए, है ना, आप आरती करिए भगवान की, कर सकते हैं, आप उसका आचरण कर सकते हैं। जैसे सिखों में क्या है कि उनको कहता है कि मतलब 5K कड़ा, कंगा, है ना, कृपान, केश, और एक होता है का कुछ, है ना। तो ये जो मतलब अगर मान लीजिए किसी ने मान लीजिए कि ये हमारा सिख हमारा धर्म है, तो वो उनको अपना पग, है ना, पगड़ी रखने का अधिकार है, उनको केस रखने का अधिकार है, कड़ा पहनने का अधिकार है, कृपान रखने का अधिकार है। जैसे मुस्लिम, जिसने कोई मान लिया कि हाँ आई एम मुस्लिम, और उसको मुस्लिम धर्म के जो भी फिलॉसफी है उसको वो क्या कर सकता है, उसका आचरण कर सकता है। लाइक कि अगर उसमें लिखा गया कि 5 बार नमाज करना, तो वो नमाज करेगा। उन्हें मतलब क्या करना है, रमजान के मंथ में क्या करना है, व्रत रखना है, तो वो रख सकते हैं। अगर उनको हज यात्रा पर जाना है तो वो जा सकते हैं, ठीक। याद रखिएगा दोस्तों, जब हम बात करते हैं, तीसरा अगला क्या है, उस धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता। नहीं रख सकते हरे कृष्ण जी, है ना। अभी हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर कि एक होता है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, एक होता है नॉन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। हिंदू धर्म में कहीं पर यह नहीं लिखा गया कि राजपूत को तलवार रखना है वो उनका एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, जरूरी धार्मिक अधिकार है, जरूरी धार्मिक मतलब आचरण है कि नहीं वो करना ही पड़ेगा, उनको तलवार रखना ही रखना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। ध्यान से पहले हमारी बात को सुन लीजिए, फिर आप लोग जो भी अपने डाउट्स हैं पहले समझिए जो बताना चाह रहा हूं। अपने आप धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अपने रिलीजन को आप प्रमोट कर सकते हैं, उसका मतलब क्या कहते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों एक केस आता है, बहुत महत्वपूर्ण केस है, और ये जितने भी फंडामेंटल राइट है ना, जितने भी मौलिक अधिकार हैं, ये आपके अब्सोल्यूट नहीं है,
इनके ऊपर क्या है, पब्लिक ऑर्डर के आधार पर, आपका हेल्थ यानी स्वास्थ्य के आधार पर, आपका मॉरलिटी यानी नैतिकता के आधार पर क्या किया जा सकता है, इसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए आप रिलीजियस अपने धार्मिक उसका आचरण कर रहे हैं, अपना रिलीजियस जो प्रैक्टिस है उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको, और उससे कहीं लॉ एंड ऑर्डर मतलब पब्लिक ऑर्डर जो है वो खराब हो रहा है उससे, तो ये आपको करने का अधिकार नहीं है। हेल्थ पर अगर प्रभाव पड़ रहा है तो वो भी आपका फिर उसको वो किया जा सकता है, रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। और अगर दोस्तों मॉरलिटी अगर वो अनैतिक है, नैतिक नहीं है ना, तो फिर उसे क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है ना। इस चीज को आप याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं जैसे मतलब ध्यान से मेरी बात को सुनिए। जैसे मान लीजिए हिंदू रिलीजन में ऐसा कोई कानून बना दिया जाए, ऐसा कोई कानून है, ऐसा कोई मतलब मान लीजिए रिलीजियस प्रैक्टिस है कहीं भी कि जो कोई 10 साल की बच्ची है उसका शादी किया जाएगा, 10 साल की बच्ची है उसका शादी करेंगे, ऐसा कोई मान लीजिए रिलीजियस प्रैक्टिस है, तो क्या नैतिक है ये? नहीं, अनैतिक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना। अब देखिए इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर एक केस आता है फादर स्टैनलॉस वर्सेस फादर स्टैनलॉस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1977। व्हाट इज दिस केस ऑल अबाउट? ये केस क्या कहता है? इस केस में क्या था, फादर स्टैनलॉस या क्या कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे, लोग अपना धर्म का प्रचार कर रहे थे, और धर्म का प्रचार करके लोगों को पैसे का लालच दे करके, है ना, उसको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवा रहे थे, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट करा रहे थे। एमपी में एक कानून था, ठीक है, उस कानून के तहत इनको क्या कर लिया जाता है, रोक दिया जाता है ऐसा करने से। कहता है कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते, धर्म का प्रचार नहीं कर सकते आप, और लोगों को अपने धर्म में आप कन्वर्ट नहीं करा सकते। ये उसके खिलाफ चले जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, और सर्वोच्च न्यायालय में जाकर एमपी स्टेट के खिलाफ क्या करते हैं, केस कर देते हैं। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, डियर सुप्रीम कोर्ट, हाँ बताइए क्या हुआ। कहते हैं आर्टिकल 25, सर देखिए क्या लिखा है आर्टिकल 25 में कि हमें अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, उसका आचरण करने की स्वतंत्रता है, और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। सर मैंने माना कि मैं क्या हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, ईसाई हूं, मैं उसका आचरण करता हूं, और सर मैं उसको प्रोपेगेट भी कर सकता हूं, मैं उसको प्रतिबंधित मैं उसको उसका प्रचार भी कर सकता हूं। बोला कि यस, ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट, बताओ दिक्कत क्या है। सर एमपी गवर्नमेंट जो है ना, एमपी गवर्नमेंट जो है यह हमें प्रतिबंधित कर रही है। एमपी गवर्नमेंट का आओ, एमपी गवर्नमेंट क्या दिक्कत है भाई, क्यों इसको प्रचार करने से रोक रहे हो? हमें पता नहीं आर्टिकल 25 इसको यह अधिकार देता है। एमपी गवर्नमेंट कहती है सर अधिकार देता है, लेकिन सर ये जो है ना आदमी, ये सर लोगों को पैसे का लालच देकर के सर क्या कर रहा है, धर्म में वो करवा रहा है, अपने मतलब रिलीजन में कन्वर्ट कर रहा है। ये सर कहां से सही है? किसी को पैसे का लालच देकर के क्या करिए आप, धर्म में चेंज करवाइए। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस में पैसे का लालच देकर धर्म में नहीं बदलवा सकते हैं। दूसरा, जबरदस्ती, यानी जबरन आप किसी का धर्म नहीं बदलवा सकते, ठीक है। यानी कि आप गन पॉइंट पर किसी को रख लेते हैं ऐसे कान में, बंदूक ऐसे सटाते हैं और कहते हैं कि भाई आप क्या करो, हमारे रिलीजन को एक्सेप्ट करो, नहीं तो आई विल शूट यू। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल है संदीप, क्यों नहीं है, अभी हम आते हैं आगे।
आर्टिकल 26 की बात करते हैं, वहां पर हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरा ये कहते हैं, ये यहां पर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, अगर आप क्या करिए अपने धर्म का, यहां पर इन्होंने क्या कहा कि आप अपने धर्म का प्रचार करो है ना, आप अपने धर्म के अच्छाइयों के बारे में बताइए, यीशु मसीह की कहानियों के बारे में बताइए, उनके चमत्कारों के बारे में लोगों को सुनाइए। और किसी को लगता है कि नहीं, ये धर्म जो है ना हमारे लिए बहुत अच्छा है, ये रिलीजन जो है ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, अगर वो उस रिलीजन को एक्सेप्ट कर लेता है तो सही है, वो चलेगा। लेकिन ये नहीं कि किसी को बंदूक के नोक पे रख के आप कहेंगे कि ये वाला रिलीजन क्या करो, एक्सेप्ट करो, नहीं कर सकते। किसी को पैसे का लालच दे करके कि आप देंगे कि लो 5 लाख लो, हमारे धर्म को क्या कर लो, एक्सेप्ट कर लो, ऐसा आप नहीं कर सकते। ऐसा अगर करते हैं तो ये आपका नहीं चलेगा। क्लियर? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो बताइए। इसके बाद चला हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें। किसी को यहां तक कोई दिक्कत? सर अगर सर कास्ट को चेंज करे तो कास्ट के चेंज आराम से कर सकते हैं आप, क्या दिक्कत है उसमें, कर लो। उसके लिए जो भी नियम कानून है उसको करके आप कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? चलिए अब देखिए इसके ऊपर एक केस आता है, सिरूर मठ केस 1954, सिरूर मठ केस 1954। यहां पर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कौन सा आपका जो रिलीजियस प्रैक्टिस वो एसेंशियल है, जरूरी धार्मिक आचरण है, यह हम बताएंगे। कौन सा आचरण आपके धर्म में जरूरी आचरण है, ये क्या करेंगे, ये आपको हम बताएंगे। और कौन सा आचरण आपका जरूरी धार्मिक आचरण नहीं है, ये भी हम बताएंगे। और ये जो आपका यहां पर है ना, राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन, अपने धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ जो आपके एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसके लिए है, जो जरूरी धार्मिक आचरण है उसके लिए है सिर्फ। यहां पर एक दोस्तों मुद्दा है, याद रखिएगा। सेना में एक मुस्लिम कम्युनिटी का एक जवान था, वो उसने दाढ़ी रखी थी, बियर्ड रखा था उसने, होता है ना इस्लाम में रखते हैं दाढ़ी, तो उसने भी वो दाढ़ी रखी थी। और उसके मतलब उसको कहा गया कि भाई आप अपनी दाढ़ी को क्या करिए, हटा लीजिए, क्योंकि सेना में ये अलाउ नहीं है, अगर आप रखते हैं तो आपको नौकरी से सस्पेंड किया जाएगा। तो उनको हटा दिया जाता है नौकरी से, सस्पेंड करते कहते निकलो, डिसमिस कर देते हैं सर्विस से, क्योंकि वो उनको कई बार कहा जाता है भाई आप अपने बियर्ड को हटाइए हटाइए हटाइए, वो नहीं हटाते। और वो इसके खिलाफ चले जाता है, कहां पर, वो इसके खिलाफ चले जाता है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट से कहता है कि सर ये जो है ना सेना में सर हमें दाढ़ी रखने से सर मना किया जा रहा है, सर हमें बियर्ड रखने से मना किया जा रहा है और इसके आधार पर सर हमें नौकरी से हटा दिया गया है। कहते कि ठीक है हटा दिया गया तो इसमें दिक्कत क्या है, बोले कि सर ये दाढ़ी रखना सर हमारे इस्लाम में सर दाढ़ी रखते हैं, ये हमारा सर मतलब धार्मिक आचरण है सर। सर सिख में भी तो रख रहे हैं सर, उनको तो नहीं हटा गया। कई सारे सर ऐसे सरदार जी हैं हमारे कलीग, वो दाढ़ी रखते हैं, पग पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, बांधते हैं, चाकू रखते हैं, सर उनको नौकरी से नहीं हटाया गया दाढ़ी रखने के आधार पर, लेकिन सर हमें तो हटा दिया गया। वो कहते देखो मुस्लिम
मुस्लिम धर्म के 5 स्तंभ हैं, ठीक है, कि देयर इज वन गॉड, सिर्फ और सिर्फ एक भगवान है, पहला, दूसरा कोई भगवान नहीं है, और वो भगवान कौन है? अल्लाह, प्रॉफिट मोहम्मद, देयर इज वन गॉड, ये पहला आचरण, पहला मतलब स्तंभ है उसका। दूसरा कि रमजान का जो होली मंथ है उसमें 1 महीने का क्या रखना है? व्रत रखना है, ये उसका दूसरा जरूरी धार्मिक दूसरा स्तंभ है। तीसरा, दिन में 5 बार नमाज अदा करना है, तीसरा आचरण है। चौथा, आपका जितना भी आय है, जितना भी आपका इनकम है, उसका 2.5% आपको दान करना है, जिसे क्या कहते हैं? जकात, जकात करना है, मतलब ये चौथा जरूरी धार्मिक आचरण है, मतलब जरूरी जो पिलर है मुस्लिम धर्म का। और पांचवा, अगर आपके पास पैसा है, अगर आप इतने कैपेबल है, तो आपको पूरे जीवन में एक बार हज यात्रा पर जाना है, यानी कि मक्का, वहां पर आपको हज यात्रा करना है। होली प्लेस ऑफ मक्का जो है वहां पर आपको जाना है पूरे जीवन में एक बार। ये 5 बेसिक पिलर हैं जिस पर मुस्लिम धर्म क्या है? आधारित। आपके धर्म में कहीं पर यह नहीं कहा गया है कि यह जो दाढ़ी रखना यह आपका एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, यानी कि यह आपका जरूरी धार्मिक आचरण है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। यानी कि आपके धर्म में दाढ़ी यानी बियर्ड रखना यह आपका जरूरी धार्मिक आचरण नहीं है, इसलिए यह आपका क्या है? मतलब रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, इसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो आपको जो डिसमिस किया गया वो सही है, कहीं सही तरीके से क्या किया गया है? आपको डिसमिस किया गया है। क्लियर? हिंदू के बारे में बताएं, मतलब क्या हिंदू के बारे में क्या बताएं राहुल? चलिए हम लोग बात करते हैं इसके बाद। तो उसी तरह उन्होंने कहा कि सिखों में एक्चुअली जो दाढ़ी रखना है ना, उनके अंदर केस रखना है ना, वो उनका क्या है? जरूरी धार्मिक आचरण है, इसलिए ऐसा वहां पर वो रख सकते हैं, वो कृपान भी रख सकते हैं। दूसरा दोस्तों याद रखिएगा, इस सिरूर मठ केस में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि क्या एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, क्या एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, ये हम बताएंगे आपको कि आपके धर्म में कौन सा जरूरी धार्मिक आचरण है, कौन सा जरूरी धार्मिक आचरण नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों एक केस आता है आपका हाल का, कुछ 2-3 साल पहले का केस आपने देखा होगा, कर्नाटका में जो आपका हिजाब वाला जो इशू था, हिजाब इशू में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हिजाब रखना यह मुस्लिम धर्म के अंदर जो है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा है, वो भी आपका यही है ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदू इज नॉट ए रिलीजन, है ना? हिंदू इज नॉट ए रिलीजन। हिंदू एक्चुअली क्या है? एक जीवन जीने का एक क्या है? व्यू है ना? हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर आगे, पहले जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसे समझिए। इसके ऊपर भी केस की हिंदुइज्म क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है? इसके बाद दोस्तों यहां तक पहले आप लोग लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे। हिंदू रिलीजन नहीं, बल्कि हिंदू क्या है? हिंदू इज अ फिलॉसफी, हिंदू इज अ दर्शन। यहां तक लिख लिया सभी ने? इसके बाद कल हमारा ना लगभग आर्टिकल 30 तक कल हम लोग फिनिश कर लेंगे कल की क्लास में, और परसों हमारा आर्टिकल 32 होगा, है ना? यानी परसों तक आपका फंडामेंटल राइट जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इस वीक से शायद आपकी क्लास रेगुलर हो जाएगी, है ना? रेगुलर हो जाएगी क्लास, तो आपका फिर 6 डेज मतलब 5 या 6 डेज आपकी क्लास चलेगी, ठीक है? जिसमें कि हम लोग फिर डीपीएसपी को स्टार्ट करेंगे। ये सबसे बड़ा टॉपिक था, ये फंडामेंटल राइट। इसके बाद एक प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, ये 2 बड़े टॉपिक हैं, बाकी सारे टॉपिक्स छोटे छोटे हैं। तो मार्च के एंड तक में आपका ना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है? अब देखिए इसके बाद अगला जो है नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। अरे भाई कि हिजाब वहां पर कि कह दिया था कि हिजाब जो है ना कर्नाटका में कि स्कूल में हिजाब अलाउ नहीं होगा, ठीक है?
तो उसके खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया कि नहीं, हिजाब जो है हमारा एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आपका कोई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है ये हिजाब रखना, है ना। तो हिजाब जो मतलब स्कूल में कर्नाटका ने बंद किया है कि हिजाब अलाउ नहीं किया है, तो मतलब सही किया है, कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। 1954 लिखा है, 54, ठीक, 54। इसके बाद दोस्तों एक केस आता है इस्माइल फारूकी, ध्यान से सुनिएगा इस केस के बारे में। एक इस्माइल फारूकी केस आता है 1993 में। एक्चुअली आपको पता है जो वर्तमान में अयोध्या में मेगा राम टेम्पल है, उस राम टेम्पल का जो विवाद था उसे जब डेमोलिश किया था, है ना, जब उसको गिरा दिया था, सॉरी, अयोध्या में जो मस्जिद हुआ करता था, है ना, उस मस्जिद को बाबरी मस्जिद को जब गिराया गया था, तो उसको गिराने के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, जो बाबरी मस्जिद के जो 2.77 एकड़ लैंड था उसको गवर्नमेंट ने क्या किया, चारों तरफ से क्या कर दिया, बंद करके उसे सील कर दिया, उसमें एंट्री लोगों की बंद कर दी, ठीक, क्लियर। तो वहां के रहने वाले एक व्यक्ति थे सिरूर, है ना, उनका नाम था इस्माइल फारूकी। और इस्माइल फारूकी क्या करते हैं, जैसे उसको बंद किया जाता है, वहां पर लोगों की एंट्री बैन कर दी जाती है उस डेमोलिश्ड बाबरी मस्जिद में, तो वो इसके खिलाफ चले जाता है, कहां पर, वो चले जाता है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। कहते सर प्लीज उसके ना जो सरकार ने जो सील कर रखा है, बंद कर रखा है उस मस्जिद को, उसे ओपन करवाइए। वो जो 2.77 एकड़ का जो लैंड है जहां पर सर बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, जिसे लोगों ने डेमोलिश किया है सर, उसे आप ओपन कराइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों ओपन कराएं? तो वो कहता है कि सर हमारे धर्म में नमाज अदा करना यह हमारा एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है सर। हमारे धर्म में 5 बार दिन में नमाज अदा करना, वो भी कहां, मस्जिद में 5 बार नमाज अदा करना, ये सर हमारा रिलीजियस प्रैक्टिस है, हमारा धार्मिक आचरण है। और सर ये गवर्नमेंट ने क्या किया, उसे बंद कर रखा है सर, जिसके कारण हम उस मस्जिद में, उस मॉस्क में जाकर हम नमाज अदा नहीं कर पा रहे हैं। कह रहे कि ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करिए। आपका जहां पर भी मन हो, आप अपने घर पर करिए, कहीं आप पब्लिक प्लेस पर करिए, कहीं पर भी आप क्या कर सकते हैं, नमाज अदा कर सकते हैं। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि मॉस्क में ही नमाज अदा किया जा सकता है, यानी कि आपका ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, तो इसलिए वो जो गवर्नमेंट ने उसको सील किया उसको ओपन नहीं करवाएंगे, उसे ओपन नहीं कराया जाएगा, वो ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट ने वहां पर क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप नमाज अदा करिए, और कहीं पर भी आप क्या कर सकते हो, नमाज अदा कर सकते हो, किसी पब्लिक प्लेस पर भी कर सकते हैं, अपने प्राइवेट रूम में करिए, अपने घर में करिए। हाँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आप नमाज अदा करते हैं, आप मस्जिद में करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, नमाज अदा कर रहे हैं तो आप वहां पर लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर खराब ना हो, ठीक है, क्लियर। मतलब रोक है अलिसा किस ग्राउंड पर, पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड पर। मान लीजिए अब कहीं पर रोड पर बैठकर वो करने लगे और उससे पूरा शहर जाम में चला जाए, कोई मैन हाईवे है उसको ब्लॉक करके वो कर रहे हैं, कोई मैन एक्सप्रेस वे वहां पर अगर ब्लॉक करके वो ऐसा कर रहा है, पब्लिक ऑर्डर उससे खराब हो सकता है, तो इसलिए मतलब उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है इस ग्राउंड पर, ठीक है। सड़क पर बताया तो कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे लॉ एंड ऑर्डर, मान लीजिए कोई बहुत एक्सप्रेस वे है, बहुत बड़ा कोई रोड है, वहां पर लोग आ जा रहे हैं और वो बीच में कर रहे हैं अदा, पब्लिक ऑर्डर खराब होगा उससे, तो उसके आधार पर उनको हटाया जा सकता है। नहीं, पब्लिक ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए। आपको एक्सेप्शन लिखा है ना पिछले उसमें, इस आधार पर क्या कर सकते हैं, प्रतिबंधित कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी के लिए इतना ही रखेंगे और फिर मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। कल की क्लास में इसके आगे के मुद्दों को डिस्कस करता है। कल हम लोग आर्टिकल 30 तक कंप्लीट कर लेंगे और कल ही हम लोग आर्टिकल 32 को स्टार्ट भी कर लेंगे, ठीक है। और मिलेंगे फिर हम आपसे कल। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सुशील, थैंक यू।